कहानी की शुरुआत एक गेम से होती है जहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये जिस कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं वो एक ब्लैंक कैरेक्टर है जिसने सभी को काफी आराम से धूल चटाई हुई है। ये वाला ब्लैंक कैरेक्टर कोई सिंगल बंदा नहीं है, ये 4 बंदों का एक ग्रुप है जो कि अब क्वीन से फाइट कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अब क्वीन इन चारों को हराने के लिए अलग अलग तरह की मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, यहाँ तक कि वो काफी खतरनाक स्पेल को भी कास्ट करती है, पर ये चारों काफी आराम से बच जाते हैं और एंड में इस क्वीन को भी खत्म कर देते हैं। क्वीन भी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि वो हार कैसे सकती है, क्योंकि वो एक हैक का यूज कर रही थी जिससे वो काफी खतरनाक अटैक्स कर सकती है। एक बंदा उससे ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो चारों ही ब्लैंक कैरेक्टर्स हैक का यूज कर रहे हो। तभी हमें नरेटर की आवाज सुनाई देती है जो ये कहता है कि मैंने आज तक 280 गेम्स खेली हैं और मैं कभी भी हारा नहीं हूँ, जैसे कि आज हुआ। जिसके बाद हमारी कहानी चेंज हो जाती है और हम देखते हैं हमारे इस एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट को जिसका नाम है सोरा और उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है शीरो, और ये दोनों मिलकर ही इस गेम में उन चारों ब्लैंक कैरेक्टर्स को संभालते हैं, यानी कि 2 सोरा और 2 शीरो। ये दोनों ही काफी लंबे टाइम से गेम्स को खेल रहे होते हैं जिससे शीरो काफी थक जाती है और जैसी सोरा एक न्यू गेम लगाता है तो शीरो घोड़ी बेचकर सो जाती है। अरे यार, लगता है मुझे ही अब ये चारों कैरेक्टर्स संभाल ले होंगे। जिसके बाद वो अकेले ही इस गेम को कंटिन्यू करता है और लास्ट में जीत भी जाता है जिससे वो काफी खुश है। पर तभी उसकी विंडो के ऊपर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, क्या तुम गलती से किसी और वर्ल्ड में पैदा हो गए हो? और यहाँ पर एक लिंक भी अटैच होता है और जैसी सोरा उसे क्लिक करता है तो यहाँ पर चेस गेम खुल जाती है। शीरो भी इसे खेलने के लिए उठ जाती है, पर वो ये सोचती है कि सामने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हमारे साथ खेल रहा है। सोरा उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सामने कोई रियल बंदा है। ये दोनों मिलकर इस गेम को खेलना शुरू करते हैं और लास्ट में जीत भी जाते हैं। पर तभी इनके सामने एक और मैसेज आता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ एकदम बकवास गेम है। लेकिन जैसे ही वो इस चीज का रिप्लाई करते हैं तो उनके सिस्टम की स्क्रीन्स ब्लैंक हो जाती हैं और वो किसी दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आता है, वो ये कहता है कि मेरा नाम है टेड और मैं यहाँ का गॉड हूँ, और वो उन्हें इस गेम के 10 रूल समझाता है। इस गेम की एक और खास बात होती है कि इस गेम में जितने भी रूल्स है उन्हें बदला नहीं जा सकता, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये सारा कुछ बताना बंद करो, हम दोनों जमीन से टकराने वाले हैं। और वो पटाख से नीचे गिर जाते हैं जिससे जमीन में एक काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। तभी टेड वहाँ पर आता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? अपनी सारी कहानी सुनाने के बाद टेड यहाँ से गायब हो जाता है। वो दोनों ये सोचते हैं कि वो कौन सी जगह पर हैं, पर जैसे वो दोनों खड़े होते हैं तो उनके सामने से एक ड्रैगन गुजरता है जिसको देखकर इन दोनों की काफी ज्यादा फट जाती है। लगता है हम दोनों की वाट लगने वाली है। फिर हमें इस वर्ल्ड के एक पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर गॉड्स के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट हुई थी ताकि ये चुना जा सके कि इस वर्ल्ड में वो कौन सा गॉड होगा जो कि राज करेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड उसी से ही बिलोंग करेगा। लेकिन इस फाइट में काफी सारी दिक्कतें हो जाती हैं जिससे सारे गॉड्स मारे जाते हैं। बस एक ही गॉड बचता है जिसका नाम है टेड, जिससे हम पहले ही मिल चुके हैं। टेड के जीतने का एक सिंपल सा रीजन होता है कि इसने उस फाइट में हिस्सा ही नहीं लिया था और इसलिए ये जिंदा बच पाया और बन गया इस जगह का रूलर। यहाँ तक कि इस छोटे से बच्चे ने 16 अलग अलग रेसेस को कंट्रोल भी किया हुआ है। और ये सारी बातें सोरा को एक अदनंगा बंदा एक्सप्लेन कर रहा होता है जिसने सोरा के साथ एक गेम लगाई थी, लेकिन ये बंदा उससे हार गया और उसके पास बस यही कपड़े बचते हैं। अरे यार, कम से कम एक चड्डी तो छोड़ दो। पर इस गेम के रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही ये बंदा भी काफी शॉक्ड हो जाता है और सोरा यहाँ से निकल जाता है। अगली सीन में दोनों एक सिटी में आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ पोकर्स खेल रही होती हैं और तभी एक अननोन लड़की सोरा को ये बताती है कि इस वर्ल्ड में ये गेम काफी इम्पोर्टेंट है और जो भी इस गेम को जीत जाता है वो इस वर्ल्ड का किंग बन सकता है, और इस रोल को बनाने वाला भी यहाँ का किंग ही था। ये दोनों ही जो इस गेम को खेल रही हैं वो पुरानी किंग की स्टेप डॉटर्स हैं, जिनमें से एक का नाम है कुरामी और दूसरी है स्टेफनी। अब अगली पल सोरा इस लड़की को चैलेंज कर देता है कि मैं तुमसे ये गेम खेलने के लिए एकदम तैयार हूँ, पर तुम्हें इसके बदले में अपना सारा पैसा लगाना होगा और हम दोनों लगाने वाले हैं हमारी जान की कीमत। यानी कि ये लड़की जीतने के बाद इन दोनों के साथ कुछ भी कर सकती है। पहले तो ये लड़की इस चीज के लिए मना कर रही होती है, लेकिन जैसी सोरा उससे जिद करता है तो ये मान जाती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में ये गेम स्टार्ट हो जाती है और फिर हमें इस गेम का एंड दिखाया जाता है। और जैसे ही सोरा अपने सारे पत्ते खोलता है तो वो इस गेम को काफी आराम से जीत जाता है, जिसको देखकर ये लड़की भी काफी शॉक्ड हो जाती है। वो ये पूछती है, आखिरकार तुम कौन हो? हम दोनों ही यहाँ से नहीं है, हम आउटसाइडर्स हैं। और वो अपने पैसे लेकर यहाँ से जा रहा होता है। शीरो उससे कहती है, तुम ये जानते हो ना इस गेम में चीटिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो तो तब अगर हम पकड़े जाए, लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया। इस गेम का एक सिंपल
सा रूल है, अगर तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम इस गेम को हार जाओगे। जिसके बाद ये दोनों एक इन में आ जाते हैं। सोरा को एक गोल्ड कॉइन के बदले यहाँ पर 4 रातें रुकने का मौका मिल जाता है। ये बंदा उससे पूछता है, मैं तुम्हारा नाम यहाँ पर क्या डालूं? एक काम करो, ब्लैंक लिख दो। पर रूम में जाने से पहले वो कुरामी को ये बताता है कि तुम्हारे सामने वाली लड़की चीटिंग कर रही है। अपने रूम में आने के बाद वो ये सोचता है कि जब भी किसी कॉमिक में कोई कैरेक्टर किसी दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है तो वो ये सोचता है कि वो किसी तरीके से अपने वर्ल्ड में दोबारा से वापस जा पाए। लेकिन मैं तो यहीं पर रुकना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पुराना वर्ल्ड काफी बेकार था। शिरो पहले ही काफी थकी हुई थी तो वो घोड़े बेचकर आराम से सो जाती है। जिसके बाद सोरा अपना फोन उठाता है और ये कहता है, तो चलो अब रियल गेम को शुरू करते हैं। अब सोरा अपने रूम में बैठा हुआ होता है, तभी स्टेफनी यहाँ पर आ जाती है और वो ये बताती है कि वो पोकर में कुरामी से हार चुकी है, यहाँ तक कि उसने अपनी एल्किया की पोजीशन को भी छोड़ दिया है। तभी ये बात सामने आती है कि स्टेफनी सही तरह से गेम्स को खेल नहीं पाती और वो रिस्क भी काफी कम लेती है। ये सारी बातें सुनने के बाद सोरा उससे कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ जो कि होगा रॉक पेपर सीजर। अगर इस गेम में मैं जीता तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जो मैं कहूँगा, पर अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि कुरामी ने ये गेम कैसे जीती है। अब ये दोनों इस गेम को खेलना शुरू करते हैं जिसमें स्टेफनी दोबारा से हार जाती है। सोरा उससे कहता है, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तो चलो मुझसे प्यार करो। अगर ये लड़की मुझसे प्यार करेगी तो कासल मेरा हो जाएगा, यानी कि मैं एकदम माला माल। स्टेफनी को ये बातें समझ नहीं आती कि ये इंसान पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन वादे के मुताबिक उसे इस बात को मानना पड़ता है, यानी कि उसे सोरा से प्यार करना पड़ता है। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि सोरा अपनी बहन के पास दोबारा से वापस आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करता है। अब अगली सीन में स्टेफनी उन दोनों को इस वर्ल्ड के बारे में बता रही होती है। वो ये कहती है कि वो एल्किया में रूल किया करती थी, लेकिन अब वो उसे भी हार चुकी है। यहाँ तक कि उसके डैड के पास भी काफी सारी टेरिटरी थी, लेकिन वो भी उन 16 रेसेस से वो सारा कुछ हार चुके हैं, क्योंकि वो 16 रेसेस मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एल्किया में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, यानी कि वो मैजिक लेस हैं। स्टेफनी ये बताती है कि एल्किया में रहने वाले लोग इस बात का भी पता नहीं लगा सकते कि सामने वाला इंसान मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं, जो कि उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत की बात है। और यही वो रीजन है जिससे कि वो बार बार हार रहे हैं और अपने पार्ट को लूज करते जा रहे हैं। जब स्टेफनी और सोरा आपस में बात कर रहे होते हैं तभी हम शिरो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रखी हुई बुक को काफी आराम से पढ़ जाती है और उसे सारी बातें याद भी हो जाती है। जैसे स्टेफनी उसे देखती है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। उसे इस बात का तो अंदाजा हो जाता है कि शिरो काफी इंटेलिजेंट है, पर जब वो इन दोनों को एक साथ बात और काम करते हुए देखती है तो उसे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये दोनों ही आगे चलकर एल्किया को बचा सकते हैं। अब स्टेफनी इन दोनों को ये बताती है कि वो यही प्रूव करना चाहती है कि ह्यूमैनिटी भी बाकी 16 रेसेस के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है और वो उनका सामना कर सकती है। और ये बात बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी स्टेफनी के फादर ने कही थी। फिर हमें कासल में हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेफनी की टक्कर कुरामी से हो जाती है, पर इस बार उसके साथ सोरा और शिरो भी है। कुरामी स्टेफनी को उसकी एक ड्रेस वापस कर रही होती है। वो ये कहती है कि ये ड्रेस तुम्हारी है तो तुम इसे रख सकती हो, लेकिन सोरा उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इस गेम के रूल के अकॉर्डिंग कुरामी ने ये ड्रेस भी जीती है तो अब इसके ऊपर उसका ही हक है। कुरामी इस ड्रेस को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब सोरा अपनी बहन से ये पूछता है कि तुम मेरा साथ दोगी? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ और इस बार भी मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। अब सोरा भी स्माइल करते हुए ये सोचता है कि अब मेरा इस गेम में एक ही गोल है कि मुझे यहाँ का किंग बनना है। अब अगली सीन में हम कुरामी को देखते हैं जिसका राज तिलक हो रहा होता है। सोरा उसको रोकता है और वो ये बताता है कि ये लड़की 11th रेस के साथ मिली हुई है, जो कि बाकी की 16 अदर रेसेस में से काफी स्ट्रॉन्ग है और मैजिकल पावर्स का भी इस्तेमाल करना जानती है। वो इन सभी के सामने इस बात को भी क्लियर कर देता है कि कुरामी एल्फ्स के साथ मिली हुई है और इसीलिए वो उस मैच को जीत गई थी और वो एल्फ भी इनके आसपास ही छुपी हुई होती है। पर शिरो को इस बात का पता लग जाता है और जैसी स्टेफनी इसका मास्क उतारती है तो उसका पर्दाफाश हो जाता है। आसपास खड़े हुए सारे के सारे लोग इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर एक एल्फ क्या कर रही है, पर कुरामी ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो इस एल्फ को नहीं जानती और वो सोरा से ये कहती है कि तुम मेरे साथ कोई गेम खेलना चाहते हो? अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें एक ऐसी गेम दूंगी जहाँ पर चीटिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। फिर हम दोबारा से कुरामी को देखते हैं जो कि इन तीनों के सामने सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो एल्फ्स के साथ इसलिए काम कर रही है ताकि वो ह्यूमैनिटी को सेफ रख पाए और ये सारा कुछ बस
एक नाटक है। वो ये ट्राई कर रही होती है कि सोरा इस गेम से मना कर दे। स्टेफनी उसकी बातों में आना शुरू करती है, पर सोरा उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकती हो? मैं अब भी इस गेम को खेलूंगा। कुरामी कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। स्टेफनी को ऐसा लगता है कि कुरामी एकदम सही बोल रही है, पर सोरा और शिरो उसे समझाने का काफी ट्राई करते हैं कि तुम अभी ये बात नहीं जानती, ये लड़की बस हमारे सामने नाटक कर रही है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच में मैच होने वाला है, और ये मैच एक चेस का है जो कि एक 3 डायमेंशनल चेस है। यहाँ पर जितनी भी गोटियां खड़ी होती हैं वो सारी अपने लीडर के हिसाब से मूव कर सकती हैं। इन सब की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका लीडर कितना स्ट्रॉन्ग है। सोरा कुरामी से कहता है, हम दोनों ही इस गेम को खेलने वाले हैं और हम दोनों ही बीच बीच में स्विच करते रहेंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम चाहे जैसा मर्जी करो। अगली पली मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सोरा के पीसेस काफी आराम से मूव कर रहे होते हैं एकदम रूल के अकॉर्डिंग, पर वो ये देखता है कुरामी के सारे पीसेस काफी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, यानी कि सोरा के पीसेस के कंपैरिजन में कुरामी के पीसेस काफी स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं। फिर हमें एक एल्फ को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक से कुरामी की हेल्प कर रही है, यानी कि कुरामी के पास भी एक एडवांटेज है। अब ऐसे ही सारे इस गेम को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। शिरो भी आगे आ जाती है, पर वो ये देखती है कि उसके चेस के पीसेस बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, भले ही वो कितनी भी इंटेलिजेंट है, पर अब वो रोना शुरू कर देती है। जब सोरा ये देखता है कि शिरो खेलने की हालत में नहीं है तो वो उसे पीछे से हक कर लेता है, तुम अब पीछे हट जाओ, यहाँ से मैं खेलूंगा। जिसके बाद वो इन चेस के पीसेस को मोटिवेट करने के लिए काफी जोर से चिल्लाता है, सुनो चेस के पीसेस, तुम्हें आगे बढ़ना है और इस गेम को किसी भी हालत में जीतना है। उसकी ये बात सुनने के बाद सारे के सारे पीसेस काफी जोश में आ जाते हैं, जैसे कि उन सभी में जान आ चुकी है। अब वो गुस्से में ये कहता है कि तुम सारे के सारे इनके ऊपर अटैक करो, और उसके चेस के पीसेस कुरामी के पीसेस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कुरामी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो? अभी तक तो मेरी टर्न भी नहीं आई। तुम जानती हो ना कि ये एक वॉर है और मैं तुम्हारे अटैक करने का वेट नहीं कर सकता। ये बोलते ही वो कुरामी की सारी पोल पट्टियां खोलना शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम मैजिक का इस्तेमाल कर रही हो, पर उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो भी करो। कुरामी को भी ऐसा लगता है कि सोरा और शिरो की हेल्प कोई और रेस कर रही है और इसीलिए वो काफी अच्छा खेल रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे वो चाल चलनी होगी। ये बोलते ही कुरामी एक काफी अजीब सी चाल चलती है जिसके अंदर वो मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। इस मैजिक में अगर सोरा के चेस पीसेस उसके चेस पीसेस को छूते हैं तो वो भी उसकी साइड हो जाएंगे और साथ में उनका ब्रेन वॉश भी हो जाएगा, यानी कि कुरामी उन्हें कंट्रोल कर सकती है। अगली पल कुरामी की क्वीन सोरा के किंग को मारने वाली होती है, पर तभी सोरा सामने आ जाता है, तुम बस यहीं पर रुक जाओ। और वो उसे रोकने का काफी ट्राई करता है और साथ में कुछ नाटक भी कर रहा होता है, यानी कि उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने का ट्राई करता है। देखो मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए मर्सिडीज भी लेकर आऊंगा। ये सुनते ही वो थोड़ी सी हक्की बक्की हो जाती है और एकदम से व्हाइट चेस के पीसेस में चेंज हो जाती है। कुरामी को ये सारा कुछ देखकर काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने एक और चेस के प्लेयर को ये कहती है कि तुम जाकर इसे मार दो, और जैसे वो इन्हें मारने जाता है तो उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं। अब अगली पल वो भी एक व्हाइट चेस के पीस में चेंज हो जाता है। कुरामी ये सारा कुछ देखकर काफी पैनिक हो रही होती है। सोरा अपनी बहन से ये कहता है कि यहाँ से तुम कमांड कर सकती हो, और वो इन सारे चेस पीसेस को कमांड करना शुरू कर देती है। स्टेफनी उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि तुम कैसे जीतने वाले हो? सोरा काफी कॉन्फिडेंस में उससे ये कहता है कि जरूरी नहीं है एक फाइट को लड़कर ही जीता जाए, उसके काफी और तरीके हो सकते हैं जो कि मैं अपनाने वाला हूँ। अब कुरामी गुस्से में आने के बाद अपने ब्लैक नाइट को ये ऑर्डर देती है कि वो इस क्वीन को जान से मार दे। सोरा ये कहता है कि तुम ये देख रही हो कुरामी पागल हो चुकी है और वो ये चाहती है कि तुम्हारा ही ब्लैक नाइट तुम्हें जान से मारे। सोरा इस ब्लैक नाइट को भी समझाने का काफी ट्राई करता है कि वो कुरामी को छोड़कर उनके साथ आ जाए, क्योंकि कुरामी पागल हो चुकी है तो वो कुछ भी कर सकती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेफनी के ग्रैंडफादर उसे ये बता रहे होते हैं कि ह्यूमैनिटी काफी कमजोर है और बाकी की अदर रेसेस ह्यूमैनिटी के साथ काफी भेदभाव करती हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी उन सभी से काफी कमजोर है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि पक्का कोई न कोई ऐसा जरूर आएगा जो ह्यूमैनिटी को संभाल सकता है। जिसके बाद हमें दोबारा से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरामी के सारे प्यादे वैनिश होने शुरू हो जाते हैं और सोरा इस फाइट को जीत जाता है। ये देखकर स्टेफनी काफी खुश हो जाती है, पर कुरामी उनके ऊपर शक कर रही होती है। वो ये कहती है, मैं इस बात को जानती हूँ कि तुमने किसी और रेस की हेल्प ली है, वरना तुम जीत नहीं सकते थे। तुम्हें क्या लगता है कि हमने ऐसा किया है? पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम काफी इंटेलिजेंट हैं जो कि आज तक किसी भी गेम को हारे नहीं है।
हैं और इसीलिए हमारा नाम है ब्लैंक। फिर हम देखते हैं कि सोरा को किंग बनाने की तैयारियां चल रही होती हैं, पर तभी शिरो उससे लड़ना शुरू कर देती है। वो ये कहती है अगर तुम किंग बन गए तो तुम मुझे भूल जाओगे, पर मैं बड़ा हूँ तो मुझे किंग बनना होगा। अब ये दोनों एक मैच खेलने का डिसाइड करते हैं, जिससे ये बात फिक्स होने वाली है कि यहाँ का किंग और क्वीन कौन बनने वाला है। और जैसे ये मैच स्टार्ट होता है तो इसको एंड होते होते काफी लंबा टाइम बीत जाता है, पर इससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जिसके बाद इन दोनों को ही किंग और क्वीन बना दिया जाता है, यानी कि ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सोरा इस जगह की सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर देता है और वो ये सारा काम काफी आराम से कर रहा होता है। स्टेफनी भी ये सारा कुछ देखकर काफी चौंक जाती है कि वो ये सारा काम इतने परफेक्शन से कैसे कर सकता है। पर जैसे सोरा को ये पता लगता है कि उसे अपनी प्रजा के सामने एक स्पीच देनी है तो वो काफी हक्का बक्का रह जाता है, पर बाद में वो काफी हिम्मत जुटाता है और अपनी प्रजा के सामने एक काफी एनकरेजिंग स्पीच देता है, जिससे वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। सोरा की बातें सुनकर इन सभी को उसके ऊपर बिलीव होना शुरू हो जाता है। वो ये कहता है कि हमने आज तक जो भी लैंड खोए हैं हम उन सभी को वापस लेकर आएंगे और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। पर सोरा के हाथ में हमें एक चेस का पीस दिखाया जाता है और ऐसे ही चेस के पीसेस बाकी की अदर 16 रेसेस के पास हैं, और जिसके पास भी ये 16 के 16 चेस के पीसेस होते हैं वो इस वर्ल्ड के गॉड को चैलेंज कर सकता है, यानी कि टैट को। अगर उसने गॉड को हरा दिया तो वो इस वर्ल्ड का नया गॉड बन जाएगा। तो मैं आज सभी के सामने ये फैसला करता हूँ कि मैं बाकी की 16 अदर रेसेस को चैलेंज करता हूँ और उन सभी को हराकर अपनी गवाई हुई टेरिटरी को दोबारा से वापस लूंगा। अगली सीन में टैट उनसे मिलने के लिए आ जाता है, जो कि इस वर्ल्ड का गॉड है, और ये सारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। टैट उन्हें बताता है कि इस वर्ल्ड में जो भी डिसाइड होता है वो सारा कुछ एक गेम से होता है, यानी कि इस वर्ल्ड का जो नया गॉड होगा वो भी एक गेम से ही डिसाइड होगा। लेकिन सोरा को ये बात समझ नहीं आती कि टैट उसे यहाँ पर लेकर क्यों आया है। टैट ये कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, अगर तुमने वो 16 पीसेस इकट्ठे कर लिए तो तुम गॉड को चैलेंज कर सकते हो, यानी कि मुझे। सोरा उसकी सारी बातें सुनने के बाद ये समझ जाता है कि वो इस वर्ल्ड में क्यों लाया गया है। वो ये कहता है तुम ये बात जानते हो ना कि हम तुम्हें पहले भी एक बार हरा चुके हैं, तो इस बार भी हम तुम्हें हरा देंगे। टैट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड में इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से रीमैच कर सकूं। पर तुम ये जानते हो ना कि हम दोनों ब्लैंक हैं और हम आज तक किसी से भी नहीं हारे और तुमसे भी हारने वाले नहीं हैं। पर सोरा और शिरो टैट को इस बात के लिए थैंक्स कर रहे होते हैं कि वो उन्हें इस वर्ल्ड में लेकर आया और ये वर्ल्ड उन दोनों के लिए काफी अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो बस उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हारा मैच मेरे साथ होगा। सोरा उसे चिढ़ाते हुए ये कहता है कि ये बात काफी अजीब है कि इस वर्ल्ड का गॉड हमसे हार गया था और उसने हमें इसी वर्ल्ड में दोबारा से बुला लिया ताकि हम उसे दोबारा से हरा सके। टैट कहता है अरे यार तुम तो सच में काफी मजाकिया हो। लेकिन जाने से पहले वो ये कहता है तो चलो फिर मिलते हैं अगले चेस के मैच में। ये बोलते ही टैट यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद स्टेफनी भी यहाँ पर आ जाती है। वो ये पूछती है क्या ये वही था, यानी कि टैट गॉड? अरे हाँ तुम उसे भूल जाओ, पर तुमने ऐसा कहा था कि तुमने उसे पहले भी एक बार हराया है, क्या ये बात सच है? तुम ये सारी बातें भूल जाओ, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सोरा ये कहता है कि मैंने इस वर्ल्ड में एक न्यू गोल डिसाइड कर लिया है कि मैं इस वर्ल्ड के गॉड को उसी की गेम में हराने वाला हूँ, जिससे मैं इस वर्ल्ड का न्यू गॉड बन जाऊंगा और किंग तो मैं बन ही चुका हूँ। अब अगली सीन में टैट आसमानों में बैठा हुआ होता है और उसके आसपास काफी सारे चेस के पीसेस होते हैं। तभी ओल्ड ड्यूस उससे ये पूछता है कि तुम किसकी साइड हो, क्या तुम ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते हो? टैट काफी चालाकी से उसकी बातों का जवाब देता है कि मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ और वो इसके सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ओल्ड ड्यूस के बारे में जान लेते हैं, जो कि इस वर्ल्ड यानी कि डिसबोर्ड में 16 रेसेस में सबसे हायर रैंक की रेस है। फिर हम स्टेफनी को देखते हैं जो काफी गुस्से में होती है क्योंकि सोरा और उसकी बहन इस वर्ल्ड के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और सारे के सारे काम स्टेफनी को ही करने पड़ रहे हैं। अब इसी गुस्से को लेकर वो सोरा के पास जाती है और उसे चैलेंज कर देती है कि मैं तुम्हें एक गेम के लिए चैलेंज करती हूँ, अगर मैं ये गेम जीती तो तुम एक काफी अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हराकर एक अच्छा इंसान बना सकती हो तो मैं तुमसे हारने के लिए एकदम तैयार हूँ। पर जैसे शिरो ये बात सुनती है तो वो सोरा को पेलना शुरू कर देती है, तुम बस सिर्फ मुझसे ही हार सकते हो तो चुप बैठ जाओ, क्योंकि ब्लैंक का एक रूल होता है कि वो किसी से भी हार नहीं सकते। पर स्टेफनी उसे गेम खेलने के लिए मना लेती है और जैसे ये गेम स्टार्ट होता है तो स्टेफनी इसके अंदर चीटिंग करने का भी ट्राई करती है, पर वो इसके अंदर भी फेल हो जाती है, यानी कि सोरा इस गेम को काफी आराम से जीत जाता है। ये देखकर स्टेफनी भी काफी शॉक्ड हो जाती है कि सोरा उसे जीता कैसे। अब ये दोनों बाहर जाने का प्लान बना रहे होते हैं और स्टेफनी इस गेम में हार चुकी है तो शिरो उसे कहती है कि चलो हमारी पेट बन जाओ, और वो उसे एक दिन के लिए अपना पेट बना लेते हैं। लेकिन जैसे ये तीनों मार्केट में निकल
निकलते हैं तो सारे के सारे लोग इन तीनों को ही देख रहे होते हैं। सोरा ये देखने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है। अबे ओए, ये सारे हमें ही क्यों देख रहे हैं? तभी स्टेफनी उसे ये सारा कुछ क्लियर करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये बताती है क्योंकि तुमने मुझे एक डॉग बनाया हुआ है और मैं दिखने में एक 4 पीस डॉग की तरह लग रही हूँ, और वैसे ये सारा कुछ मेरे आउटफिट को लेकर भी हो सकता है। ये सुनते ही सोरा इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करता है और उसे ये पता लगता है कि वॉर बीस्ट रेस 16 रेसेस में से 14 नंबर पर आती है, जिनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ 6 सेंसेस भी हैं। तो चलो फिर एक काम करते हैं, पहले इसी रेस को हराते हैं। शिरो उससे कहती है पर हमारे पास कुछ और काम भी है, पहले हमें वो करने हैं। स्टेफनी भी उन दोनों का डॉग बनते बनते काफी परेशान हो जाती है। अब वो गुस्से में आकर इन दोनों से ये कहती है कि मैं तुम दोनों को दोबारा से चैलेंज करती हूँ। शिरो उससे कहती है तो चलो फिर मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। ये वाली गेम काफी सिंपल होती है, जिसमें सामने से आने वाले बंदे के बारे में पता लगाना है कि वो आदमी होगा या फिर औरत। स्टेफनी ये बेट लगाती है कि वो एक औरत होगी। शिरो ये कहती है कि नहीं, वो एक आदमी होगा। पर यहाँ से आने वाला पहला इंसान एक आदमी होता है, यानी कि स्टेफनी इस गेम को हार जाती है। लेकिन वो अब भी बाज नहीं आती और शिरो के साथ एक के बाद एक गेम्स खेलना शुरू कर देती है। लेकिन वो सारी गेम्स में हार रही होती है। जैसे वो सारी गेम्स को हार रही होती है तो शिरो उसके एक एक करके सारे कपड़े उतरवाना शुरू कर देती है और अब उसके पास काफी कम कपड़े बचे होते हैं। सोरा उससे कहता है किसी भी गेम को जीतना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए पहले स्ट्रेटेजी बनानी होती है और ये समझना होता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, और अगर तुम ऐसे ही कोई गेम खेलोगी तो तुम्हारी हारने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। अब सोरा और शिरो उसे सारी बातें क्लियर करते हैं कि वो बाहर ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, वो यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वो उन 16 रेसेस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, और इन 16 रेसेस को एक्सटेड भी कहा जाता है। अब स्टेफनी उन्हें ये बताती है कि उनके पास पहले एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसमें एक्सटेड के बारे में काफी कुछ नॉलेज थी, पर उसके फादर इस लाइब्रेरी को किसी रेस से हार चुके हैं। ये सुनते ही सोरा काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे ओए 7वीं फेल, तुमने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? और ये लाइब्रेरी जिस रेस के पास होती है उनका नाम है फ्लूगल। अब सोरा भी फ्लूगल को हराने का मन बना लेता है ताकि वो उस लाइब्रेरी को दोबारा से वापस ले पाए। लेकिन वो इस बात को भी जानता है कि फ्लूगल एक्सटेड में 6 नंबर पर आते हैं और वो एक तरह के डीमंस हैं या फिर मॉन्स्टर्स जिन्होंने एंशिएंट वॉर में गॉड को हराने के लिए काफी खतरनाक वेपन्स भी बनाए थे। स्टेफनी उससे कहती है क्या तुम सच में उन्हें हराने के लिए जा रहे हो? तुम जानते हो ना कि वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। अगर मुझे इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है और यहाँ का गॉड बनना है तो उन्हें हराना काफी जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के पास वो लाइब्रेरी है जहाँ से हमें काफी सारी नॉलेज मिल सकती है। जिसके बाद सोरा इस डीमन को हराने का मन बना लेता है। वो स्टेफनी से ये पूछता है कि मैंने ऐसा सुना है कि ये डीमन बस एक ही गेम खेलता है। वो ये कहती है कि हाँ ये सच है। परफेक्ट, तो चलो अब इस वर्ल्ड को जीतने का टाइम आ चुका है। फिर हमें एक अननोन लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम है जिब्रिल, और वो इन दोनों को अपने सामने देखकर ही कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही जानती हूँ, तुम तो किंग सोरा हो और तुम क्वीन शिरो। ये इस बात को पहले से ही जानती है कि ये दोनों ह्यूमैनिटी के रूलर्स हैं। ओ अच्छा, अगर तुम हमारे बारे में पहले से ही जानती हो तो मुझे तुमसे एक बात कहनी है कि मुझे तुम्हारी लाइब्रेरी चाहिए। तुम मुझसे यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी लेने के लिए आए हो, यानी कि तुम मुझे गेम में चैलेंज करना चाहते हो। अरे हाँ, एकदम सही कहा। अब फ्लूगल उन सभी को ये बताती है कि जब इस वर्ल्ड में 10 रोज को रखा नहीं गया था तो उससे पहले ही अपने दुश्मनों का सर काट कर अपने पास रखा करते थे, पर अब ये सारी चीजें चेंज हो चुकी है और अब वो नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। जिब्रिल उससे कहती है कि ये सारी बुक्स मेरी जान की तरह हैं और तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान दांव पर लगा दूं। अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं इसके बदले में तुम्हारे सामने 40,000 किताबों को रखूंगा जो किसी दूसरे वर्ल्ड की हैं, और ये सारी बुक्स मेरे फोन में है। ये बात सुनते ही जिब्रिल भी काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये इंसान किसी दूसरे वर्ल्ड से है और इसके पास काफी सारी बुक्स भी हैं, पर उसे अब भी इनकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि ये दोनों इसी वर्ल्ड से हैं और कोई इनके बारे में नहीं जानता। पर कुछ टाइम के बाद जिब्रिल इस गेम को खेलने के लिए मान जाती है और वो ये कहती है अगर मैं इस गेम में हारी तो तुम मेरी लाइब्रेरी के साथ साथ मेरा सारा कुछ ले सकते हो। सोरा ये कहता है अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जिसके बाद ये दोनों इस गेम के रूल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। जिब्रिल उसे ये बताती है कि इस गेम में उसे एक वर्ड चेन बनानी है और एक के बाद एक वर्ड को बोलना है। अगर कोई इंसान 30 सेकंड तक कोई वर्ड नहीं बोल पाया तो वो इस गेम को हार जाएगा। पहले बारी आती है सोरा की और वो यहाँ पर एक काफी बड़े बॉम्ब को समन करता है और जैसे ही बॉम्ब यहाँ पर फटता है तो जिब्रिल सभी को बचा लेती है। पर जैसे वो सेकंड वर्ड बोलता है स्पिरिट सर्किट, तो फ्लूगल की सारी एबिलिटीज उसके पास से गायब हो जाती है, यानी कि उसका मैजिक और उड़ने की एबिलिटीज। जिब्रिल बीच वर्ड को यूज करती है जिससे वो सारे बीच पर आ जाते हैं। सोरा का अगला वर्ड
होता है सामान, जिससे यहाँ पर काफी सारा सामान गिर जाता है। जिब्रील विंड वर्ड यूज करती है, जिससे यहाँ पर तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और सोरा अपनी हरकतें कर रहा होता है। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में ये गेम चल रही होती है, जिससे ये काफी सारी चीजें यहाँ पर लाते हैं और काफी सारी चीजों को गायब भी कर देते हैं, यानी कि ये गेम काफी देर तक कंटिन्यू चल रही होती है। लेकिन जिब्रील को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि सोरा यहाँ पर काफी दिमाग से खेल रहा है और वो एक एक करके इस वर्ल्ड की सारी चीजें गायब करता जा रहा है। तभी अचानक सोरा एक वर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है लिथोस्फीयर, जिससे अर्थ की सारी आउटर लेयर गायब हो जाती है और बाकी बचता है अर्थ का कोर, जो काफी गर्म है। जिब्रील भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो इस अर्थ के कोर में गिर रही होती है। वो ये कहती है, तो इसीलिए तुमने पहले मेरी सारी एबिलिटीज मुझसे छीन ली। सोरा को ऐसा लगता है कि वो इस गेम को जीत गया, पर जिब्रील सन बोलती है, जिससे सन यहाँ से गायब हो जाता है। पर सोरा कहता है ऑक्सीजन, जिससे हवा में से सारी ऑक्सीजन गायब हो जाती है, जिससे जिब्रील को सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं। वो ये कहती है एयर, और उसे ऐसा लगता है कि ये वर्ड बोलने से सारी हवा वापस आ जाएगी, जिससे वो सांस ले सकती है। पर सोरा इस बात को जानता है कि सांस लेने के लिए हवा में ऑक्सीजन का होना काफी जरूरी है। अब जिब्रील को सांस लेने में और भी दिक्कतें आ रही होती हैं। अगर मुझे सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो तुम्हें भी ये हो रहा होगा। पर अगले पल हम ये देखते हैं कि दोनों कुछ और कर रहे हैं, यानी कि चुम्मा चाटी। जिसके बाद सोरा एटमॉस्फेयर वर्ड का यूज करता है, जिससे सारा एटमॉस्फेयर यहाँ से गायब हो जाता है। जिब्रील कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। सोरा को ऐसा लगता है कि वो इस गेम को जीत गया, लेकिन तभी जिब्रील अपने हाथ से एक साइन बनाती है, जिससे वो बच जाती है, यानी कि उसने एक वर्ड पूरा कर दिया है। अब उसे ऐसा लगता है कि वो जीत सकती है, पर अगली पल सोरा अपनी जेब में से एक पेपर निकालता है, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, जिस वर्ड की वजह से सारे के सारे स्टार्स ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं और इनके अंदर से काफी खतरनाक रेडिएशंस निकल रही होती हैं। सोरा उससे कहता है कि तुम अब बच के दिखाओ। ये सारा कुछ देखकर जिब्रील को ये समझ आ जाता है कि ये इंसान पहले से ही सारी तैयारियां करके आया था और इसी के साथ ये गेम भी खत्म हो जाती है और सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सारे भी उस जगह पर आ गए थे जहाँ से इन्होंने इस गेम को स्टार्ट किया था। स्टेफनी इन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है, तुमने तो मुझे जान से मार ही दिया था, चुपचाप नीचे बैठ जाओ, तुम अब भी मेरी गुलाम हो। तभी जिब्रील भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि फाइनली तुमने मुझे हरा दिया। सोरा उससे कहता है, वैसे हमें टेट ने यहाँ पर बुलाया है ताकि वो हमारे साथ एक रीमैच कर सके। ये सुनते ही जिब्रील काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि टेट इस वर्ल्ड का गॉड है। ये सुनते ही जिब्रील उन दोनों के सामने झुक जाती है और ये कहती है, आज से तुम दोनों ही मेरी मास्टर हो और मेरी सारी चीजें आज से तुम्हारी है और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। तभी शीरो उससे कहती है कि वेलकम टू आवर टीम। अब अगले सीन में स्टेफनी शीरो को नहला रही होती है, पर उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सोरा उससे कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें नहा लेना चाहिए। पर तभी अचानक से यहाँ पर जिब्रील आ जाती है, जिसको देखकर सोरा काफी शॉक्ड हो जाता है और वो अपने साथ एक शैम्पू लेकर आई होती है। वो इन दोनों से कहती है, चलो एक काम करते हैं, शीरो को इस वाले शैम्पू से नहलाते हैं, इससे काफी अच्छे झाग बनते हैं। लेकिन शीरो इन सारी चीजों से काफी गुस्सा हो जाती है। वो जिब्रील से कहती है, तुम बस वहाँ पर चुप बैठ जाओ और ये सारा कुछ देखो, कुछ बोलना मत। सोरा की आंखों में अपनी बहन के लिए आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तुम तो इसे काफी अच्छे से हैंडल कर रही हो, तुम सच में एक मास्टर हो। अब जिब्रील स्टेफनी को लेकर एक जगह पर आ जाती है और ये देखने में एक किचन लग रहा होता है। जिब्रील उससे कहती है कि सोरा ने ऐसा कहा है कि हमें उसके लिए काफी अच्छा खाना बनाना है। ये सुनते ही स्टेफनी काम पर लग जाती है, यानी कि वो सोरा के लिए खाना बना रही होती है। लेकिन भाई जिब्रील उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है, तुम तो दिखने में एकदम डोरेमोन लग रही हो, और इससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। इस तरफ कुरामी अपनी साथी एल्फ के पास आ जाती है और उसे ये सारा कुछ बताती है कि सोरा ने फ्लूगल को हरा दिया है और उसे अपना गुलाम बना लिया है। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि अब वो सारे आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि वो वॉर बीस्ट की तरफ जा रहे हैं ताकि वो उन्हें भी हरा सके। सोरा और शीरो जिब्रील से ये कहते हैं कि उन्हें वॉर बीस्ट के बारे में सारा कुछ जानना है कि वो कौन है। वो उन्हें सारा कुछ बताना शुरू करती है कि काफी लंबे टाइम पहले वॉर बीस्ट वॉर्स में हिस्सा लिया करते थे और उन्होंने काफी सारी फाइट्स भी की हैं। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने उन्हें हरा दिया, जिन्होंने काफी सारे क्लैंस को इकट्ठा करके एक फेडरेशन बनाई, जिसे ईस्टर्न फेडरेशन कहा जाता है। साथ में जिब्रील ये भी कहती है कि उस फेडरेशन में काफी सारी रेसेस रहती हैं, जैसे कि कैट गर्ल, रैबिट गर्ल और ऐसी ही काफी सारी। ये सुनते ही सोरा काफी खुश हो जाता है, अगर मैं उन सभी को हरा दूं तो ये सारी की सारी लड़कियां मेरी होंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकते हो। सोरा उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि ब्लैंक हार जाएगा? जिब्रील उससे ये कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी कह नहीं सकती, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, क्योंकि पहले भी मैंने उन्हें एक बार चैलेंज किया था और मैं उनसे हार गई। यहाँ पर बैठे हुए कुरामी इस एल्फ से बातें कर रही होती है और इन दोनों को ये
शक होता है कि वॉर बीस्ट रेस ह्यूमैनिटी का साथ दे रही है और इसीलिए वो जीतते जा रहे हैं। इस तरफ ये तीनों ही दिमाग लगा रहे होते हैं कि वो ईस्टर्न फेडरेशन से पंगा कैसे ले सकते हैं, लेकिन तभी जिब्रील को एक बात याद आती है कि पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसने ईस्टर्न फेडरेशन को चैलेंज किया है और उसका नाम है एल्किया। वो ये भी कहती है कि एल्किया ने ईस्टर्न फेडरेशन को 8 बार चैलेंज किया है और वो 8 बार ही हार गए हैं। सोरा भी ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जो पिछले वाला किंग था वो काफी बेवकूफ था, क्योंकि वो बार बार हारने के बाद भी ईस्टर्न फेडरेशन को चैलेंज कर रहा था। अब स्टेफनी अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर वो एक की निकालती है, पर यहीं से हमारी कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर स्टेफनी के ग्रैंडफादर उसे ये की दिखा रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ये की तुम्हें सौंप दूंगा मेरी मरने के बाद, और वैसे ये की ऑफ होप है और तुम्हें ये की उसी को देनी है जो ह्यूमैनिटी को बचा सकता है और उसका अच्छा फ्यूचर बना सके। पर तभी जिब्रील यहाँ पर आ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो लाइब्रेरी में। सोरा यहाँ पर बैठा हुआ सारी पहेलियों को सुलझाने का ट्राई कर रहा होता है। वो ये सोचता है कि लास्ट वाले किंग ने जो 8 जगहें बैट में लगाई थी वो सारी की सारी वैल्यूएबल नहीं थी, पर मुझे इस बात पर शक है कि किंग ने ऐसा क्यों किया। जिब्रील ने इन सभी को इस बारे में भी बताया होता है कि ईस्टर्न फेडरेशन किसी भी गेम को जीतने के बाद अपने ओपोनेंट की सारी मेमोरीज को इरेज कर देती है ताकि उन्हें गेम के बारे में कुछ भी याद ना रहे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वाले किंग थे उनकी मेमोरी इरेज नहीं हुई और वो 8 बार खेलने के बाद ही रुके क्यों। पक्का इसके पीछे कोई न कोई रीजन होगा। स्टेफनी भी ये सारी बातें सुन रही होती है, जिसके बाद वो सोरा को ये की दे देती है। अब ये सारे मिलकर इस जगह पर एक हिडन रूम ढूंढ लेते हैं जहाँ पर सोरा को एक डायरी मिलती है जो कि पुरानी किंग ने यहाँ पर छोड़ी होती है। पर इस बुक को पढ़ने के बाद सोरा को ये बात समझ आ जाती है कि किंग की मेमोरीज को इरेज नहीं किया गया था, क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा था कि ह्यूमैनिटी काफी कमजोर है। यहाँ तक कि वो इस बात को भी समझ जाता है कि किंग उनके साथ बार बार ये गेम क्यों खेल रहे थे, ताकि वो उनकी सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में जान पाए। इस किताब में ये भी लिखा होता है कि मैं इसके अंदर सारे सीक्रेट्स छोड़कर जा रहा हूँ ताकि आने वाला किंग इसे पढ़कर सारी नॉलेज गेन कर पाए और वॉर बीस्ट से लड़ पाए, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन था कि जो आने वाला किंग है वो ह्यूमैनिटी को काफी आगे लेकर जाएगा और उसकी रक्षा करेगा। जिसके बाद सोरा इस बुक को स्टेफनी को दे देता है, क्योंकि ये बुक उसके ग्रैंडफादर की है। वो ये कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर काफी महान इंसान थे, उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि वो ह्यूमैनिटी को आगे बचा पाए। तभी शीरो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो ये कहती है कि हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। सोरा जिब्रील से ये पूछता है कि तुम भी इसके लिए तैयार हो, और वो भी स्माइल करते हुए ये कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ।